आप देख रहे हैं रोजाना दिल्ली न्यूज। नई दिल्ली, मैं दीपक खुलवे, रोजाना दिल्ली न्यूज से। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो लाइक करें, वीडियो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि लोड किया वीडियो आप तक पहुंचे। अपने इलाके की न्यूज चैनल पर दिखाने के लिए 9999306595 पर अपना वीडियो संदेश के साथ भेजें। धन्यवाद। दिनांक 13 दिसंबर 2023 बुधवार, वरिष्ठ नागरिक केंद्र केशवपुरम दिल्ली में अशोक विहार ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में कांग्रेस द्वारा नियुक्त ऑब्जर्वर राकेश रजक, आदर्श नगर जिला कांग्रेस के अध्यक्ष मनोज यादव, पूर्व जिला अध्यक्ष हरिकिशन जिंदल, पूर्व विधायक हरिशंकर गुप्ता कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। सभी नेताओं का स्वागत फूल माला पहनाकर किया गया। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की मीटिंग का आयोजन ब्लॉक अध्यक्ष जोगेंद्र खारी की अध्यक्षता में किया गया। कार्यक्रम का संचालन कांग्रेस के पूर्व निगम प्रत्याशी पंकज शर्मा ने किया। कार्यक्रम में क्षेत्र के सभी वरिष्ठ सदस्य एवं युवा और महिलाएं शामिल हुई। अशोक विहार ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा बैठक का आयोजन आने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर किया गया। बैठक में कांग्रेस द्वारा नियुक्त ऑब्जर्वर राकेश रजक एवं आए हुए अन्य नेताओं ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और अपने विचार व्यक्त किए और आने वाले चुनाव की रणनीति कार्यकर्ताओं से साझा की। हरिशंकर गुप्ता ने कहा कि हर ब्लॉक में पोलिंग बूथ होते हैं, उनको अब एक सेक्टर की नज़र से देखा जाएगा। एक सेक्टर के नीचे 2 मंडलम बनाए जाएंगे। कांग्रेस द्वारा नियुक्त ऑब्जर्वर राकेश रजक ने कहा, संगठन जैसे सेना होती है और अनुशासित होती है, संगठन कमजोर हुआ है मगर कांग्रेस कमजोर नहीं है और कांग्रेस ही हमारा विकल्प है। संगठन में अनुशासन और एकता की कमी के कारण हमारे आत्मविश्वास में कमी आई है। राकेश रजक ने कहा कि हम भीड़ न बनके सैनिक बने ताकि हमारे आत्मविश्वास बढ़े। बैठक में आए हुए सभी कार्यकर्ताओं ने नेताओं की बात बड़े ध्यान से सुनी और कांग्रेस को मजबूत बनाने के का संकल्प किया। मार्गदर्शन करें एआईसीसी द्वारा नियुक्त प्रभारी जिले के भाई राकेश रजक जी और तमाम साथी, उसका कोई बेनिफिट नहीं। एक्चुअल एक बूथ के ऊपर करीब 200-250 के करीब मकान होते हैं या जो लोगों का सिस्टम है, कोठियां हैं या फ्लैट्स हैं या झुग्गी झोपड़ी है, जो भी है 200 से 250 के बीच में रहते हैं और 1000 से 1200 के वोट के बीच में करीब एक बूथ पर रहते हैं। हमें वहां से 15 लोगों की, 10 लोगों की, 20 लोगों की एक टीम उसी जो उन मकानों में रहती है, उस बूथ पर रहती हो, वहां के लोगों की टीम का गठन करना है। वहां का जो समस्याएं, हर समस्या को इन्होंने टच करने का प्रयास किया और मैं समझता हूं कि मैं पिछली मीटिंग में ही बता रहा था कि जितने हमारे विधायक दिल्ली में रहे थे जब सरकार थी हमारी, और जितना बेहतरीन डेवलपमेंट इस वजीरपुर विधानसभा का, चाहे केशवपुरम का इलाका रहा हो, चाहे अशोक विहार का रहा हो, चाहे जे कॉलोनी का रहा हो, चाहे झोपड़पट्टी का रहा हो, इतना डेवलपमेंट इन्होंने किया है कि वो अपने आप में हमारे पास एक एसेट्स है कि भाई हम उसको लेकर के जाएं, लोगों को समझाएं कि भाई साहब ने ये काम किए। अब इंडस्ट्री एरिया है, वहाँ पर आप इंडस्ट्री एरिया के लोग भी बैठे हुए हैं। कभी 3-3, 4-4 फुट के गड्ढे थे वहाँ पर। किसने काम किया वहाँ उस गड्ढे को खत्म करने का? कांग्रेस की सरकार में हरिशंकर गुप्ता जी ने किया। उसके बाद आपके झुग्गियों में पानी की लाइन जो भिजवाई, किसने भिजवाई? लेकिन क्योंकि झूठे इतने बड़े बड़े आ गए कि उन्होंने वो सारे कामों पर पानी भिजवा दिया और एक ऐसे जो पूरा एक एक गली का पता था, भाई गली में कैसे डेवलपमेंट होता, किस तरह से लोगों की समस्याएं खत्म होती हैं, वो चीज हम लोगों तक बताने में नाकामयाब रहे हैं। उसको हम बताएं तो पूरा स्ट्रक्चर हमारा तैयार हो जाएगा, मंडल का, बूथ का, सेक्टर का, मंडल का, ब्लॉक का, और फिर उसके बाद हम लोग पूरी तैयारी के साथ सबको साथ लेकर के हम बूथों पे जाएंगे, काम करेंगे, घरों में जाएंगे, जो छोटी समस्याएं हैं, लोकल मैनिफेस्टो भी हम तैयार करवाएंगे, भाई इस मंडल का, ब्लॉक का क्या है, विधानसभा क्या है, तो वो लेकर के हम सच बोलते हैं, सच की बात करते हैं, ये झूठ बोलते हैं हम सच। जो हमने काम किया बताइए, ये हमने काम किए और आगे अगर आप हमें जिता के भेजेंगे लोकसभा में
और उसके बाद विधानसभा में, तो हम आपके लिए ये काम करेंगे और करते भी हैं। आवाना जी, तो जब ये नहीं होते तो आराम से होता है। आपकी जादू मंत्र देखते रहते हैं। थैंक यू। तो बहुत बहुत शुक्रिया हरिकिशन जी। मैं वैसे बता दूं कि भाई साहब हम लोग हर महीने यहाँ पे केशवपुर में हम अपनी मीटिंग रखते हैं हर महीने। और अभी मीनू जी से बात कर रहा था तो मीनू जी ने बोला कि पिछली मीटिंग कहाँ करी है, वो तो दिवाली से पहले करी थी। तो बताया कि दिवाली पिछले महीने ही थी, तो इस महीने की फॉर्मल मीटिंग हो गई। उसमें हम लोग किसी बड़े को इन्वाइट नहीं करते, तो हम लोग खुद ही जो केशवपुरम के लोग हैं वही बैठते हैं, एक दूसरे का सुख जान लेते हैं। अभी हमारे बीच प्रसाद जी अभी नहीं है, उनकी तबीयत ज़्यादा खराब है, तो उनका भी किसी का भी सुख है दुख है तो हम लोग एक दूसरे के टच में रहने की कोशिश करते हैं कि ऐसा ना लगे कि इलेक्शन आया तभी बुलाया गया सबको, तो कभी हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है। तो अब मैं रिक्वेस्ट करूँगा हमारे जिला अध्यक्ष मनोज जी से कि अपनी बात रखें प्लीज। नमस्कार। मंच पे विराजमान हमारे बड़े भाई और वजीरपुर से विधायक रहे और दिल्ली के वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरिशंकर गुप्ता जी, योगेंद्र खारी जी ब्लॉक अध्यक्ष जिनकी अध्यक्षता में आज ये मीटिंग हो रही है, राकेश रजक जी हमारे जिले के AICC ऑब्जर्वर, हरिकिशन जिंदल जी जो आपके यहाँ से विधानसभा का चुनाव भी लड़े वजीरपुर से और मेरे से पूर्व जिला अध्यक्ष भी रहे जिन्होंने बहुत अच्छे से जिला चलाया। आप सभी यहाँ बैठे हैं, अरोड़ा साहब भी बैठे हैं, चावला साहब हैं, जगदीश जी हैं, पंकज भाई आपका नाम सॉरी भूल गया, बड़ा अच्छा मन संचालन भी कर रहे हो और बड़ी अच्छी मीटिंग करी, इसके लिए आपका धन्यवाद। दीपिका बैठी हैं, कुलबे साहब हैं, बहन भावना जी बैठी हैं, मीनू जी बैठी हैं और जैन साहब बैठे हैं, कुंड जी बैठे हैं और बहुत सारे साथी यहाँ बैठे हैं, चंद्रेश भाई कुशांक है। तो सभी का नाम लेंगे तो ज़्यादा देर हो जाएगी। आप सभी को संबोधित करते हुए, सबको प्रणाम करते हुए मैं तो यही कहूँगा कि कांग्रेस पार्टी ने आज की जो मीटिंग का उद्देश्य है या जो हमारे जिले के ऑब्जर्वर लगाए हैं उससे एक तो आपकी मुलाकात हो जाए और दूसरा कांग्रेस पार्टी ने जो अपने चिंतन शिविर में जो संगठन में बदलाव करने का एक प्लान बनाया था, एक जो रूपरेखा बनाई थी, उसके बारे में रजक जी आपको बता सकें। उस रूपरेखा के अंतर्गत कांग्रेस पार्टी का संगठन का पुनर्गठन हो रहा है, उसी कड़ी में आज की मीटिंग है। पार्टी ने ये महसूस किया कि हम बूथ लेवल पे या लोगों के बीच में अच्छे से जा नहीं पा रहे हैं और अपनी बात को बता नहीं पा रहे हैं। तो ब्लॉक अध्यक्ष पहले हमारे एक ब्लॉक के नेता होते थे, उनके नीचे उनकी टीम होती थी, अब ब्लॉक के नीचे 2 मंडलम बनेंगे। मंडलम बोल लो, लेकिन हमने कांग्रेस ने उसका नाम मंडलम दिया और एक मंडलम में कम से कम 4 सेक्टर, अगर कहीं ज्यादा स्कूल है, ज्यादा सेंटर है, बूथ ज्यादा है तो वहाँ ज्यादा भी बन सकते हैं। एक वो सेक्टर इंचार्ज बनेगा, उसमें सेक्टर इंचार्ज के नीचे फिर एक बूथ इंचार्ज भी रहेगा, उसकी एक टीम रहेगी 11 आदमियों की जो सब लोगों के संपर्क में जाएगा। उद्देश्य यही है कि हमारा कार्यकर्ता घर घर तक पहुंचे, पार्टी की नीतियों के बारे में बताए, जो दूसरी पार्टियां केंद्र में या दिल्ली सरकार में चल रही हैं उनकी जो कमियां वो भी आपको बताएं। पीछे कांग्रेस पार्टी ने शीला दीक्षित जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम किया, भाई साहब भी विधायक रहे और बहुत सारे विकास के कार्य यहाँ किए, लेकिन लोग उन चीजों को भूल जाते हैं। आम आदमी पार्टी एक झूठ का पुलिंदा लेके आई, कांग्रेस के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, जबकि भ्रष्टाचार कोई था नहीं। आज तक 10 साल होने को आए हैं, एक भी MLA, एक भी मंत्री या मुख्यमंत्री के ऊपर एक भी FIR नहीं हो गई, क्योंकि भ्रष्टाचार नहीं था। कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ जनसेवा के काम किए, आप लोगों की बेहतरी के लिए काम किए। केजरीवाल जी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आए, अब अकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए।
शराब घोटाला, आपको याद होगा केजरीवाल जी ने कहा था कि मैं घर नहीं लूंगा, शीला जी तो 20-20, 16-16 एसी लगा रखे हैं घर में, सिक्योरिटी नहीं लूंगा। अब इसके घर में देखो 45 करोड़ का रेनोवेशन हुआ है, कितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ होगा। 45 करोड़ में एक महल बन के खड़ा होता है, इन्होंने सिर्फ रेनोवेशन पे उसमें 45 करोड़ रुपए लगाए। शराब में हजारों करोड़ का घोटाला हुआ, हर मोहल्ले में इन्होंने शराब की दुकानें खुलवा दी, वो एक घोटाला था। और दुनिया भर के घोटाले, स्कूल के कमरे बन रहे हैं उसमें घोटाले हो रहे हैं, सड़कें बन रही है उसमें घोटाले कर रहे हैं, लेकिन झूठ बोलता है कि मैं सबसे बड़ा ईमानदार। 3-3 मंत्री इनके जेल में हैं, एक एमएलए पहले जेल की हवा खा चुका था, और इनके एमएलए मतलब मेरे ख्याल 10-12 एमएलए जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के केस है। तो ये बातें हमें पब्लिक के बीच में लेके जानी है, इनकी जो झूठी घोषणाएं या झूठे वादे उनको बताना है। ऐसे ही केंद्र में मोदी सरकार है, मोदी सरकार ने भी लोगों से झूठे वादे किए, वो 15 लाख का आपको भी पता है, 2 करोड़ रोजगार का आपको पता है, और कितने अभी जो सीएजी वो तो भारत सरकार का है, उसने भी आरोप लगाए जितने भी हाईवे बन रहे हैं उसमें भी घोटाला हुआ है कई हजार करोड़ का। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जो इनकी कमजोरियां हैं, जो इनके झूठे वादे हैं, वो जनता के बीच में लेके जाए, और ये संगठन जब हम और आप लोग मिलकर खड़ा कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली जनता को ये पता चलेगा कि ये कितनी बड़ी झूठ बोलते थे, कितने झूठे वादे करते थे। इस संगठन को जमीन तक लेके जाने का हमारा मकसद ही है। बाकी जो बातें हैं, भाई साहब आगे हैं, इनसे ज्यादा उसके बारे में कोई नहीं जानता, रजक साहब है, ये बताएंगे आपको। मैं तो इतना ही कहूंगा, आपने मेरा स्वागत किया। पंकज भाई, योगिता खाड़ी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में एआईसीसी के पर्यवेक्षक भाई राकेश रजक जी, जिला कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष मनोज यादव जी, भाई हरिकिशन जिंदल जी, वो सबको उनके बारे में पता है, परिचय के मोहताज नहीं है। हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जोगिंदर खारी जी, और यहाँ से चुनाव लड़े हमारे छोटे भाई पंकज शर्मा जी। कांग्रेस परिवार के लोग, कांग्रेस परिवार का ये मेरा परिवार है, हमारे परिवार के लोग सब यहाँ पर इकट्ठे हैं, और परिवार में से किसी का नाम छूट जाए तो नाराजगी दूर करनी मुश्किल हो जाती है, इसलिए मैं परिवार के लोग ही बोल रहा हूँ। महिलाओं में भावना जी हमारी बहन बैठी हुई है यहाँ, मीनू कपिल है, दीपिका है, आप बैठी हुई हैं यहाँ, कहती जी। मैं समझता हूँ कि मुख्य रूप से जो बातें हैं वो हरिकिशन जी ने रखी, यहाँ मनोज भाई ने भी काफ़ी बातें कह दी हैं, लेकिन कुछ बातें मैं भी आपको कहना चाहूँगा, क्योंकि मैं आज सुबह से प्रदेश कांग्रेस कमेटी की पूर्व विधायकों की मीटिंग थी, उसमें था, और कुछ अहम फैसले वहाँ पर किए गए हैं। मैं चाहता हूँ कि आपके साथ भी मैं उसको शेयर करूँ। आज की जो बैठक यहाँ पर हो रही है उसका उद्देश्य तो मनोज जी ने आपको बता ही दिया है। हर विधानसभा में, चाहे बेशक हमारे यहाँ वार्ड 3 है, कॉरपोरेशन के नगर निगम के दृष्टिकोण से देखा जाए तो 3 वार्ड है, 3 सीट नगर निगम की हमारे पूरे विधानसभा में आती हैं, लेकिन संगठन के दृष्टिकोण से वार्ड हमारे जो पुराने 4 थे वो 4 वार्ड ही रहे, उसमें कहीं फर्क नहीं। तो इन वार्डों का पुनर्गठन करना, और जैसा अभी जिक्र किया गया, उदयपुर में जो चिंतन शिविर कांग्रेस का हुआ था और देशव्यापी निर्णय लिए गए थे, उसमें एक निर्णय ये था कि हर ब्लॉक के साथ में 2-2 मंडल बनाए जाएं, उसके नीचे सेक्टर बनाए जाएं। वो जो सेक्टर वाली बात है जो मनोज जी ने बताई है, मैं उसको और थोड़ा सा खुल के बताना चाहता हूँ। हम लोग वोट डालने जब जाते हैं तो एक पोलिंग सेंटर होता है जिसमें 4 पोलिंग बूथ होते हैं, किसी में 5 होते हैं, बारह जी आपको तो पता है, किसी में 6 होते हैं। उस पोलिंग सेंटर को एक सेक्टर के रूप में देखा जाएगा। अब एक नगर निगम की सीट में लगभग मैं समझता हूं कि 5, 4 या 6 पोलिंग सेंटर होते हैं। इस बात की परवाह नहीं कि अगर एक पोलिंग सेंटर में 2 पोलिंग बूथ हैं फिर भी वो सेक्टर माना जाए। एक पोलिंग सेंटर में अगर 4 बूथ हैं
फिर भी सेक्टर माना जाएगा, 6 बूथ है उसको एक सेक्टर माना जाएगा, 2 पोलिंग सेंटर को मिला के एक सेक्टर नहीं बनाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि उसमें बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा, सबके एरिया अलग अलग हो जाते हैं। उस पोलिंग सेंटर में जितने बूथ हैं उन बूथ के इंचार्ज जैसे पहले बनाते हम आते हैं, हर बूथ पे एक इंचार्ज बनाते हैं, एक आदमी को अंदर रखते हैं, एक आदमी को बाहर रखते हैं, टेबल का इंचार्ज अलग बनाते हैं, वो सिस्टम वैसा का वैसा ही है। लेकिन ये सेक्टर जो आपको मैं बता रहा हूँ, सेक्टर हमने तो अपने विधानसभा चुनाव में, पार्लियामेंट में भी सब जगह सेक्टर बनाए थे, हमारा तो पुराना तरीका। लेकिन कांग्रेस की तरफ से ये आदेश है, निर्देश है कि सेक्टर इस ढंग से बनाए जाएं, एक ब्लॉक के नीचे 2 मंडल, जिसको हम मंडल कह लें या मंडलम कह लें, और हर मंडल के नीचे जितने भी पोलिंग सेंटर हैं उतने सेक्टर, किसी में 3 पोलिंग बूथ हैं, किसी में 4 पोलिंग बूथ हैं, किसी में 5 पोलिंग बूथ हैं। तो मीटिंग का उद्देश्य ये था कि आप लोगों के बीच में से ही मंडल के अध्यक्ष भी बनने हैं, सेक्टर के इंचार्ज भी बनने हैं। जो व्यक्ति इसमें रुचि रखता हो, इंटरेस्टेड हो, वो अपने बारे में कह सकता है कि मैं यहाँ पर इस बूथ का मैं रहता हूँ और वहाँ का जो पोलिंग सेंटर है, ये पोलिंग सेंटर है, उसका मैं इंचार्ज बनने को तैयार हूँ। और अध्यक्ष जी इस काम के लिए हमारे बीच में आए हैं ताकि आप लोग उसे नाम दें। बाकी बातें जो हमने पार्टियों के बारे में कही है, जनरल बात करी है, वो तो एक अलग चीज़ है, वो तो हम लोग कह ही रहे हैं। लेकिन मेन बात ये है कि आप लोगों के बीच में से मंडल का जो अध्यक्ष बनेगा वो, सेक्टर के इंचार्ज बनेंगे वो नाम निकालने हैं जो अपने आप को समझते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ और अपना योगदान दे सकता हूँ, जिम्मेदारी का वहन कर सकता हूँ, वो आगे बढ़ के अपना नाम दें। रजत जी बैठे हुए हैं, फॉर्म दे दिए गए हैं ब्लॉक अध्यक्ष जी को, ये फॉर्म भर के जब भी तैयारी हो जाएगी ये हो जाए। एक बात तो ये होगी। दूसरी बात ये है कि पूरी दिल्ली के अंदर आने वाले 10 दिन में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का गठन या पुनर्गठन हो जाएगा। अब उसमें 2 विचार थे। एक विचार ये था कि जितने भी ब्लॉक प्रेसिडेंट हैं या जिला अध्यक्ष हैं उन सबको बदला जाए, लेकिन उसमें फिर हमेशा लोगों का इतराज ये था कि जो लोग सही ढंग से काम कर रहे हैं, सक्षम तरीके से काम किया, जिन्होंने योग्यता के अनुसार पार्टी के साथ में पूरे 5 साल 10 साल खड़े होकर काम किया है, उनको ना अभी छेड़ा जाए, क्योंकि पार्टी की स्थिति इतनी मजबूत भी नहीं है कि उनको छेड़ के हम लोग नया आदमी को लेके आएंगे और जल्दी से अपने आप को तैयार कर पाएगा इस चीज के लिए। तो लगभग तय हो गया है कि 10 दिन के अंदर ब्लॉक प्रेसिडेंट बना दिए जाएंगे। जो काम करने वाले हैं उनको रखा जाएगा, जो नहीं काम करने वाले हैं उनको हटा दिया जाएगा। 280 ब्लॉक पूरी दिल्ली के अंदर है, ये आपको जानकारी होनी चाहिए, हालांकि आपसे कोई मतलब नहीं है उस चीज का। 280 ब्लॉक पूरी दिल्ली के अंदर कांग्रेस कमेटी के हैं, 70 विधानसभा के अंदर। हर ब्लॉक प्रेसिडेंट होना चाहिए। कुछ जगह पर अभी भी ब्लॉक प्रेसिडेंट नहीं है, कहीं पर हैं तो वो काम नहीं कर पा रहे। तो ये आज फैसला मीटिंग में हुआ है, बड़ा अहम फैसला है। विधायकों की जिम्मेदारी लगाई गई है कि आपको इस ढंग से लोगों के बीच में जाके काम करना है। देखिए, मैं एक बड़ी बात ये कहता हूं कि दूसरी पार्टी के लोग झूठ बोल के भी हमको कन्विंस कर देते हैं, हम सच बोल के भी कन्विंस नहीं कर पाते। ये फर्क है, उसमें हम अपने को कमजोर महसूस करते हैं। उस कमजोरी का कारण क्या है? इसके 2 पहलू हैं, संगठन और सरकार। सरकार है या नहीं अलग बात, लेकिन संगठन तो रहेगा ना। सरकार रहती है या नहीं रहती है पब्लिक के ऊपर है, लेकिन संगठन कमजोर नहीं होना चाहिए। अगर संगठन कमजोर होगा तो सरकार बनाना भी मुश्किल हो जाएगा। और यही कहीं कमी हमारे बीच में आ रही है कि हमारा संगठन जो है उस पर गहनता से, गहराई से हम लोग विचार नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए कहीं ना कहीं कमजोरी हमको नजर आती है। तो वो रास्ते बनाने हैं अपने को, जिससे कि हमारी बात को लोग माने। हम गलत बात नहीं कहते। आज पार्लियामेंट के अंदर 2 लोगों ने पार्लियामेंट के अंदर कूद कर दर्शक दीर्घा से हंगामा मचाया पूरा। धुएं के बम फोड़े बाहर भी और अंदर भी। कोई अपनी छोटी बात नहीं है। आज ही पार्लियामेंट में
एक औरत थी, वो तो बाहर ही थी, लेकिन 2 लोग वेल के अंदर कूदे, तो मैं इसको बहुत गलत मानता हूं। ये उल्लंघन है, ये वॉयलेशन है, उनके खिलाफ में सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है कि इस लेवल पे हम क्यों पहुंचे, यहां नौबत क्यों आई ऐसी कि कुछ लोगों को ऐसा करने पर मजबूर होना पड़ा। तो सरकार का जो एजेंडा है वो बड़ा खतरनाक है, निराशा करने वाला है। उस एजेंडे से वो कंप्रोमाइज आज भी नहीं करना चाहते, 70 साल पहले भी नहीं किया था, 45 साल पहले जब बीजेपी बनी, जनसंघ बनी थी, तब भी नहीं किया था। विश्व हिंदू परिषद से लेकर आज तक उन्होंने अपने उस एजेंडे से कंप्रोमाइज नहीं किया, और उस एजेंडे की आड़ में आज सरकार को चला रहे हैं। और उसके जो परिणाम है, दुष्परिणाम है उस एजेंडे के, वो सब लोगों को भुगतने पड़ेंगे। भारत की तस्वीर बदलने की कोशिश की जा रही है, भारत की एकता को, अखंडता को छिन्न भिन्न करने की कोशिश की जा रही है। तो ये लोगों को बताने की जरूरत है, क्योंकि इसके साथ में हर व्यक्ति की, परिवार की सुरक्षा का मामला जुड़ा हुआ है। अगर समाज के अंदर अस्थिरता होगी, आपस में मतभेद मनभेद होंगे, भाईचारा कायम नहीं होगा, तो एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे। कभी हम सनातन की बात करते हैं, कभी हम हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। इन सब चीजों की जरूरत नहीं थी। हर आदमी सुबह उठ के अपने भगवान की पूजा करता है, वो किसी को बाहर तो जाके नहीं बताता कि मैंने पूजा की है कि नहीं की। मंदिर के सामने, गुरु के सामने, अल्लाह के सामने बैठता है, पूजा करता है, इबादत करता है, सब कुछ करता है। लेकिन ढोल पीट के बताएंगे, आज हमें ये लोग ये बताने वाले हैं कि आपका धर्म ये है, आप इसको मानो, इसको नहीं मानो। हजारों हजार साल से धर्म का अनुशासन चलता आ रहा है, धर्म का राज चलता आ रहा है, लेकिन वो बड़ा शांति से, नम्रता से और संवेदनशील होके उस पर आचरण करना होता है। बड़ा शांत बैठ के पूजा करनी होती है, माइक लगा के, ढोल बजा के कि साहब हम सनातन हैं, हम गला काट देंगे, हम फांसी लगवा देंगे, हम ये कर देंगे, ये ठीक बात नहीं है। अगर आप सनातन को मारते हो तो सिख कहां जाएगा, जैन धर्म वाले लोग कहां जाएंगे, बौद्ध धर्म वाले लोग कहां जाएंगे। तो समाज में इस ढंग की जो दीवारें पैदा करने की कोशिश है, ये खतरनाक एजेंडा है, लेकिन वो मानने वाले नहीं है, वो कभी मानने वाले नहीं है। इन बातों को अगर आप लोगों को नहीं समझा पा रहे हैं तो आपकी कमी है, इसमें पार्टी की कमजोरी नहीं है। क्योंकि अगर आप समझते हैं कि मैं कांग्रेस के साथ में जुड़ा हुआ हूं, एक ऐसी पार्टी के साथ में जुड़ा हुआ हूं, तो विचारधारा से जुड़ी है, और हमारी विचारधारा एक है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। एक बात ये, और दूसरी बात ये कि हमारे पास कोई एजेंडा नहीं है, एक ही एजेंडा, देश का विकास होना चाहिए। कांग्रेस के 50 साल के शासन में दूसरी बात कभी दिमाग में कांग्रेस के नहीं आई। जब भी बात हुई, जब भी फैसला हुआ, ये हुआ कि देश का विकास कैसा हो, कम हो ज्यादा हो अलग बात, लेकिन दूसरी खुराफात हमने कभी नहीं सोची, दूसरी बातें हमारे दिमाग में कभी नहीं आई। एक ही एजेंडा हमेशा रहा है कि देश की एकता अक्षुण्ण रहनी चाहिए, और साथ में देश का विकास किसी न किसी रूप में होना चाहिए। आज उसी देश के विकास के बल पर ये लोग उस पर मोहर लगा रहे हैं अपनी। जो हमारे विकास पुरुष थे, विकास करने वाले थे, उनको नकार रहे हैं, उनको बदनाम कर रहे हैं, उनको छोटा करके दिखाने की कोशिश हो रही है, और उसी विकास के बल पर हजार हजार करोड़ के प्लेनों में घूम रहे हैं। तो सारा का सारा किया हुआ तो कांग्रेस का है, लेकिन स्टैंपिंग अपनी हो रही है। दूसरी बात यह है, कोई दिन जा रहा है जबकि दिल्ली सरकार को भंग करेंगे ये जो आप पार्टी ने ढकोसला शुरू किया दिल्ली के अंदर, घर घर जाके ये पूछ रहे हैं लोगों से कि हम जेल से सरकार चलाएं तो आपको कैसा लगेगा। भाई क्या है, आपने दुनिया भर के फैसले ऐसे किए जो जनता के हित में नहीं थे, उसके लिए तो लोगों से राय शुमारी नहीं करी आपने गली गली मोहल्ले में, जैसे मनोज भाई ने बताया अभी, गली गली मोहल्ले के अंदर शराब की दुकानें खोल दी। लोगों से पूछा था क्या? महिलाओं से पूछा था? लोकल एरिया मार्केट के अंदर दुकान खोल दी। लोग सुबह शाम नौजवान लड़के लड़कियां बच्चे, जा बेटा, माँ बोलती है जा बेटा ब्रेड ले आ, जा बेटा दूध ले आ, नौकर को बोलती है जा बेटा ये सामान ले आ,
ये सामान खरीद कर ले आए। लोकल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स एरिया में तो यही होता है ना, और उसके बगल में ही शराब की दुकान खुली हुई हो और उसमें डीजे भी बज रहा हो साथ में, तो ये और शराब भी परोस से सैंपल करके शराब परोस के दिखाई जा रही है। तब तो आपने रायशुमारी नहीं की दिल्ली से, हजारों हजार करोड़ का प्रूवन गबन हुआ है। मतलब इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई कल को हमें ये कह कि आप तो बीजेपी का समर्थन कर रहे हो, समर्थन की बात नहीं है। भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार बिल्कुल 100% उसमें गबन हुआ है, हजारों करोड़ का गबन हुआ है, और वो पैसा इन्होंने इकट्ठा लोगों से किया है, जिसके नतीजे के कारण से आज 3 आदमी प्रमुख जो इनके हैं वो 3 जेल में, 1 बचा हुआ है, वो जेल में वो चला जाएगा, वो किसी दिन भी उसका काम हो सकता है। और पूरी प्रकार से सरकार ने तैयारी कर रखी है, क्योंकि मैं आपको एक बात आज सच बताना चाहता हूं, आप पार्टी का उदय बीजेपी आरएसएस के समझौते से हुआ था, उनके कर्मों के कारण से हुआ था, उन्होंने बढ़ावा दिया था। मुझे मेरे पास आज भी वो स्टेटमेंट रखा हुआ है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, जिसपे रामलीला मैदान में जब अन्ना हजारे को इन्होंने बिठाया और वहां पर तमाम व्यवस्था की, खाने की, रहने की, टेंट की तमाम व्यवस्था की, तो उसमें जब ये लगा कि क्रेडिट जो है ये जो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं इनको जा रहा है, तो आरएसएस की तरफ से स्टेटमेंट आया कि भाई सपोर्ट तो हम कर रहे हैं, ये लॉजिस्टिक्स जो है वो सारा इंतजाम तो हम कर रहे हैं, इनको तो कुछ भी नहीं है। लेकिन समय के साथ साथ जब केजरीवाल की अभिलाषाएं, आकांक्षाएं इतनी बड़ी थी कि वो तो चंद मिनटों में देश का प्रधानमंत्री बनना चाहता है, तो पेट में दर्द बीजेपी के भी आरएसएस के भी हुआ। जिस काम के लिए तेरे को रखा था वो काम करने के बजाय तो दूसरे काम पे निकल पड़ा, तू तो अपने आप को ही आगे बढ़ाता चला जा रहा है। उसको बढ़ाया गया था, उसको पैदा किया गया था कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने के लिए, कांग्रेस को कमजोर करने के लिए उसको बढ़ाया गया। तो आज केजरीवाल जी मुसीबत में हैं, लेकिन अभी भी अपनी गलत हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। लोगों को बेवकूफ बनाना शुरू से उनका धर्म रहा है और आज भी उसी चक्कर में लगे हुए हैं। तो साथियों मैं लंबा नहीं करूंगा, आई रही जी और अभी उधर स्वागत है आपका। मैं ज्यादा बात नहीं कहूंगा, रजक जी ने अपनी बात भी कहनी है, तो मैं यही कहूंगा कि एक तो अपने बीच में से जो साथी जो जिम्मेदारियां मैंने आपको बताई हैं उसमें रुचि रखता हो तो अपना नाम वगैरह दे दे, और संगठन को कमजोर और ताकतवर बनाना आप लोगों का काम है। कोई जादू का मंत्र नहीं होता है, कोई मैजिक नहीं होता है। आज हम लोग 40 साल से 45 साल से लगे हुए कांग्रेस में, कभी दिमाग में ये विचार ही नहीं आया कि कहीं और चले जाएं, कोई दुनिया भर के ऑफर मिलते हैं, इसलिए लगे हुए हैं, 24 घंटा लगे रहते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, मिलते रहते हैं कि हमारे साथी जो है ये महसूस ना करें कि हमारे को देखने वाला नहीं। तो इसलिए आप लोगों के बीच में जब जाएं, मजबूती के साथ में उनसे आर्गुमेंट करें, मुंह छुपाने की जरूरत नहीं है, कमजोरी महसूस करने की जरूरत नहीं है। अगर आप कमजोरी महसूस कर रहे हैं, बात नहीं कर पा रहे, तो आपकी कमी है। इतने सारे इशू हैं बात करने के लिए, आप पढ़िए, आप जानकारी हासिल कीजिए, और जब लोगों से बहस होती है तो जीत कर आपको आना है, उनको नहीं जीतने देना है। सबसे बड़ी बात यह है। वो तो कहेंगे साहब चलता हुआ आरएसएस का आदमी पार्क में कहेगा साहब कांग्रेस का तो कुछ रहा नहीं जी, राहुल जी जब से आए कांग्रेस का कुछ हुआ नहीं, हम मुंह लटका लेते हैं। ये जुगनी भाई बैठे हैं सुबह अशोका गार्डन में, 20 लोगों का सिर्फ फोड़ते हैं अकेले आदमी, पूरी बहस होती है उनसे। तो आपको बहस करनी है उनसे, आर्गुमेंट में जीतने नहीं देना है, किसी कीमत पर भी नहीं जीतने देना है, और ये कोशिश करनी है कि वो आपकी बात से सहमत होकर जाए। एक बार आपने ये शुरू किया तो उसके बाद काम सब खत्म हो जाएगा। तो मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी का, जुगनी भाई का, कि उन्होंने ये मीटिंग आज बुलाई है, मुझे भी आने का मौका मिला है। स्वागत करते हैं। हमारे
हमारे आदरणीय विधायक जी ने, आदरणीय हमारे जिलाध्यक्ष जी, पूर्व जिलाध्यक्ष जी, आप लोगों ने संगठन के बारे में, पार्टी के बारे में, पार्टी की विचारधारा के बारे में सब कुछ बता दिया है। हालांकि मैं गाइडेंस तो नहीं कह सकता अपने आप को, गाइड कर दूंगा आप लोगों को, क्योंकि मार्गदर्शक तो आप हमारे भी हैं, और कहीं ना कहीं छोटा से छोटा कार्यकर्ता भी किसी का मार्गदर्शक बन जाता है। शिक्षा तो एक शराबी, नाली में पड़े हुए शराबी से भी मिल जाती है, अगर सीखना चाहे तो उससे भी कहीं ना कहीं कोई शिक्षा मिल जाती है। हमारे पास कहीं ना कहीं आत्मविश्वास की कमी है, और आत्मविश्वास कम होने की वजह से ही पार्टी पीछे है। कार्यकर्ता में आत्मविश्वास कम हुआ है, उसके भी कई कारण रहे हैं, पार्टी के रहे होंगे। तो हम उस आत्मविश्वास को कैसे हासिल करें, कैसे पुनः मजबूत करें, इसके लिए हमें संगठन की आवश्यकता पड़ेगी। संगठन हम बूथ लेवल पर जिस दिन हमारा संगठन तैयार हो जाएगा, और संगठन का मतलब ऐसा नहीं कि भीड़, संगठन में और भीड़ में बहुत अंतर होता है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं जानता हूँ, लेकिन कुछ थोड़ा मैंने अध्ययन किया है और रहे भी हैं बीच में, तो मैंने भी उसका निचोड़ निकाला है। संगठन होता है जैसे सेना होती है, वो संगठित होती है, अनुशासित होती है। तो हमारे पास कहीं कहीं पार्टी में हमने ज़्यादा ये भी देखा है कि अनुशासन की कमी होती है। कहाँ हमें किसकी इज्जत करना चाहिए, अपने सीनियर की इज्जत करना चाहिए, हमें अपने बुद्धिजीवियों की जो हमारे बीच में हैं, जिनको सम्मान मिलना चाहिए, उनका सम्मान नहीं, कहीं ना कहीं उनको हम निगलेक्ट कर रहे हैं। इस वजह से हमारा संगठन कमज़ोर है, हुआ है। वैसे कांग्रेस कहीं कमज़ोर नहीं है, कांग्रेस पूरे देश में सिर्फ कांग्रेस ही विकल्प है, हम आपको बताएं। तो संगठन में अनुशासन और एकता की कमी के कारण ये हमारे आत्मविश्वास में कमी आई है। हम भीड़ ना बन के एक सैनिक जैसे सिपाही बने। यदि हमारा कांग्रेस का कार्यकर्ता सैनिक की तरह मजबूत बनेगा तो आत्मविश्वास भी उसमें बढ़ेगा। ये कुल मिला के एक गाड़ी के दो पहिए हैं, आत्मविश्वास और संगठित होना। तो हमें मतलब भीड़ नहीं बनना। भीड़ का मतलब होता है कि अगर किसी ने एक पटाखा घाल दिया, एक छोटा सा पटाखा अगर घाल दिया तो भीड़ तितर-बितर हो जाती है। और सैनिक अगर बम भी फूट जाए, बम भी अगर करे तो सैनिक वहाँ से हिलता नहीं है। तो हमें सैनिक बनना है, पार्टी का मजबूत सिपाही बनना है और नीचे स्तर से पार्टी को मजबूत करना है। पार्टी का संगठन पुनः तैयार करें, पार्टी को फिर से मजबूत करें। हमारे पास अच्छे मार्गदर्शक हैं, अच्छे बुद्धिजीवी हैं, उनका मार्गदर्शन प्राप्त करें और सभी लोग एकता के साथ, एकता के भाव से एक दूसरे की मदद करने की भावना के साथ संगठन को पुनः खड़ा करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बाकी जो हमारे पास जो आप लोगों की कोई भी समस्या हो, मुझे मेरे नंबर पर डायरेक्ट बात कर सकते हैं। कोई जो सोचता है कि हमारी नहीं सुनी जा रही है, हमें सम्मान नहीं मिल रहा है, वो मुझे अपना सीधा कांटेक्ट कर सकते हैं कि हम इस लायक हैं, ये काम करना चाहते हैं, इस पद को हम बखूबी काम कर सकते हैं, वो हमसे संपर्क कर सकता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी विराम देता हूं। यहाँ आने पर एक बात और मैं भी ये कहना चाह रहा था कि हम ये जो 3-4 जो इलेक्शन हुए 3 स्टेट में जो हम हारे हैं, वो हम हारे नहीं है ईवीएम की वजह से हम हारे हैं। वैसे मैं नहीं समझता कि हम इलेक्शन हारे हैं, हम इलेक्शन नहीं हारे, ईवीएम ने हम द्वारा आया है।
आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ईवीएम हटाने के लिए संघर्ष करो। पंकज ने अरेंजमेंट